नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विद्या कसम के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग देख रहे हैं एमपीपीएससी एग्जाम 2024 के प्री के लिए पीवाईक्यू सीरीज। आज पॉलिटी के पीवाईक्यू का हमारा 5वां लेक्चर है। यदि आपने पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा लेक्चर नहीं देखा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर ये देख सकते हैं। इस पीवाईक्यू से आपको ये फायदा होने वाला है कि अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का हम लोग यहाँ निचोड़ निकाल कर रख देंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं। तो फिर चालू करते हैं 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीरीज। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है। ये प्रश्न आपको 2013 में पूछा गया था। ध्यान से बता रहा हूँ, 2013 की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। कृषि एवं औद्योगिक वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिक्षित वर्ग तथा युवा वर्ग। तो इसका सही आंसर है व्यापारी वर्ग। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कब पूछा गया था आपसे। ये आपसे पूछा गया था 2013 में। तो इसका सही आंसर है व्यापारी वर्ग। हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपको खोजना है या फिर अगला प्रश्न इसमें जो बनने वाला है वो कौन सा अगला प्रश्न बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ भारत, ये लिखा हुआ है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। तो इसकी स्थापना की गई 26 दिसंबर 1924 को। इसके अध्यक्ष कौन थे जब इसकी स्थापना की गई थी? तो स्थापना सत्र में अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका सही आंसर है सिंगरा वेलु चेटियार। आपको याद रखना है सिंगरा वेलु चेटियार। और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो कहा जाता है एम एन रॉय। और ये वही एम एन रॉय हैं जिन्होंने क्या किया था? संविधान सभा की औपचारिक मांग की थी। आपको याद आ जाना चाहिए, संविधान सभा की क्या की थी इन्होंने? औपचारिक मांग की थी। औपचारिक नहीं होता, ऑफिशियल, यानी पहली बार ऑफिशियल रूप से संविधान सभा किसने मांगी थी? तो एम एन राय ने मांगी थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह माना जा सकता है? ये प्रश्न 2017 में पूछा गया। लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य, मजदूर संघ के सदस्य। देखो पहले हम लोग जान लेते हैं दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह होता है कुछ ऐसे लोगों का समूह जो अपना दबाव बनाकर सरकार से योजना बनवा लेता है या सरकार को योजना बनाने में प्रभावित करता है। तो इसमें सबसे प्रभावित करने वाला समूह कौन सा हुआ? मजदूर संघ के सदस्यों का समूह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे 2015 में पूछा गया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है और कई अलग अलग राज्यों की परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, 54वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, 52वां या 51वां। तो हमको ये याद रखना है कि इसका आंसर है 52वां संविधान संशोधन। अब इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि ये कब हुआ। तो ये कब हुआ भैया? 15 फरवरी 1985 को ये लागू कर दिया गया। दूसरा, इसे कहाँ जोड़ा गया? तो हम कहेंगे कि इसे कहाँ जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें एक सबसे लेटेस्ट संशोधन कौन सा है? तो कहा जाएगा 91वां संविधान संशोधन है। ये कब किया गया? 2003 में किया गया। इसमें कहा गया कि यदि 1/3 से अधिक सदस्य छोड़ते हैं तो उसको दल बदल नहीं कहा जाएगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत मतदाताओं की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा गया और कई बार अलग अलग परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। 61, 62, 63 या 64? तो इसका सही आंसर है 61, 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें क्या किया गया? इसमें संविधान का एक अनुच्छेद है 326 जिसमें वयस्क मताधिकार लिखा हुआ है, उसमें संशोधन कर दिया गया। संशोधन क्या किया गया? पूर्व में आयु 21 थी, वर्तमान में कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? ये 2005 में आया था, फिर से रिपीट होने की संभावना है इस वर्ष। आपको ध्यान रखना, इस पर स्टार लगा लीजिए चाहे तो। उर्दू, नेपाली, कोंकणी या भोजपुरी? तो इसका सही आंसर है आपका भोजपुरी। इसमें ये पूछा गया, ये ध्यान रखिए, कौन सी शामिल नहीं है? तो भोजपुरी शामिल नहीं है। आप एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए, आप हमेशा गलती करेंगे। आपको जब भी इसमें अंग्रेजी ऑप्शन मिलेगा तो आपको तपाक से अंग्रेजी को गलत कर देना है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा भी हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी ये तीनों भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल तो है, हमारा तो आपको अगला ये प्रश्न ध्यान है रखना है। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? जो हम लोग 105 में पढ़कर आए थे उससे मिलता जुलता संबंधित क्वेश्चन ये भी है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो 1993 में ये पूछा गया, पिछला वाला 2005 में पूछा गया। तो सिंधी, मणिपुरी, कोंकणी, कश्मीरी, नेपाली, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, असमिया। तो इसका आंसर है नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है
उसका संबंध भाषाओं से है। यदि हम लोग मूल संविधान की बात करेंगे तो उसमें 14 भाषाएं थीं, लेकिन यदि हम लोग वर्तमान संविधान की बात करेंगे तो उसमें कितनी भाषाएं हो गई हैं अब? तो 22 भाषाएं हो गई। यदि 22 भाषाओं की बात करें तो 8 नई भाषा जोड़ी गई हैं। ये 8 नई भाषा कौन सी हैं? तो इनको अलग-अलग बार में जोड़ा गया है। पहला, आप यहाँ देखने का प्रयास करोगे कि इसमें कौन-कौन सा जोड़ा गया, तो पहला आप लोग देखोगे 21वां संविधान संशोधन होगा 1967 में। इसमें आपको सिंधी भाषा जुड़ी हुई मिल जाएगी। कौन सी भाषा? सिंधी। दूसरा कब होगा? तो दूसरा आपसे कहा जाएगा कि ये होगा 71 या 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाएंगी जो आपकी ऊपर लिखी हुई हैं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ये ध्यान रखना है। फिर तीसरी बार कब होगा? तो तीसरी बार होगा इसमें कब? तो 1 और 1 2, 7 और 2 9, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई? इसमें भी 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन-कौन सी? बोडो, दूसरा डोंगरी, फिर मैथिली, फिर संथाली। आपको याद रखना है क्योंकि आपकी वर्तमान में जो राष्ट्रपति जी हैं वो संथाली हैं या संथाल जनजाति के हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है संथाली भाषा कब जोड़ी गई। मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये भाषाओं का संबंध हम 8वीं अनुसूची में पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन संविधान की यदि बात करोगे तो भाग 17 के अंतर्गत आर्टिकल आपको मिल जाएगा, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। आपको ये भी ध्यान रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। ये किसने की थी, हमको ये बता दीजिए। तो ये की किसने थी? अशोक मेहता ने, बलवंत राय मेहता ने, जीवी के राव समिति ने, या फिर एल एम सिंघवी समिति ने। तो इसका सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। मैं आपको इन चारों समितियों का क्रम बता देता हूँ कि कैसे आपको याद रखना है। तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए बलवंत राय मेहता, तो 1957 में। इनके लगभग 20 वर्षों के बाद 1977 में इन्हीं की समिति के जो सुझाव थे उसकी मूल्यांकन करने के लिए अशोक मेहता समिति लाई गई। फिर उसके बाद कौन आएगा? फिर आएंगे जीवी के राव 1985 में और एल एम सिंघवी 1986 में। देखो हम लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं कहाँ अशोक और बलवंत राय मेहता के बीच में, तो याद रख लीजिए कि एक कोर्स होता है ग्रेजुएशन में, उसको क्या बोला जाता है? बीए। तो पहले बी आएगा, यानी कि पहले क्या आएगा? बलवंत, और फिर क्या आएगा? ए, यानी कि फिर क्या आएगा? अशोक। दूसरी चीज और बता दूं कि आपसे कभी पूछ ले कि किसने कौन सी व्यवस्था या कौन से प्रकार की व्यवस्था का उद्भव किया है, तो अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, यानी जैसे लिखा हुआ अशोक मेहता तो 2 स्तर, बलवंत राय मेहता तो 3 स्तर, जीवी के राव यानी कि 4 स्तर, एल एम सिंघवी यानी कि 3 स्तर। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि कौन सी स्तरीय पंचायत इन्होंने बताने का प्रयास किया। हमारा अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की है? ये वही प्रश्न रिपीट हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो बलवंत राय मेहता 1, 2 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक सिफारिश के अनुसार इन्होंने कौन-कौन सी सिफारिश दी थी? तो हमको ये देखना है कि इनकी पहली सिफारिश सही है जिसका नाम है जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संगठन की स्थापना होना चाहिए। क्योंकि देखो हमने ऊपर पढ़ा था 1, 2, 3, तो यहाँ क्या लिखा हुआ? त्रिस्तरीय। यहाँ क्या लिखा हुआ? द्विस्तरीय। तो दूसरा वाला अपने आप गलत हो गया। केवल जिला स्तर यानी कि 1 स्तर, तो 1 स्तर भी गलत हो गया, और कोई नहीं तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है? त्रिस्तरीय। अगला, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सा संविधान संशोधन भारत में किया गया जिससे ये सारे काम संपन्न कराए गए? तो इसका आंसर हो सकता है 73वां, 71वां, 74वां, या इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन की यदि कभी भी बात की जाएगी तो आप इसकी बात कर रहे हैं कि 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायतों से रिलेटेड है, और ये संविधान के भाग 11 में बात करता है। यदि आप 74 की बात करोगे, यहाँ लिखा हुआ है नीचे, 74 की बात करोगे तो ये नगरों से संबंधित है, यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, और ये संविधान के भाग 12 से डील करता है। भाग 12 इन द सेंस, मैं यहाँ अनुसूचियां लिखना भूल गया, मुझे माफ करना। ये है अनुसूची, अनुसूची 11 और यह है अनुसूची 12। ये अनुसूची 11 और 12 इनके बारे में बताने का प्रयास करते हैं। ये भाग नहीं है, अनुसूचियां है ना। चलिए अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य, अभिपालन का मतलब होता है किसने इसको लागू करा दिया। तो पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सबसे सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कब लागू किया? तो मध्य प्रदेश ने 1992 में ही लागू करने का इसको प्रयास कर लिया था, फिर अपना एक्ट अलग बनाया, लेकिन इसको एज इट इज 73वें को मानने का प्रयास 1992 में कर दिया था। ठीक है, तो अगर हम लोग संविधान में देखेंगे ये कहाँ पाया जाता है, तो भाग 9 के अंतर्गत है।
इसमें आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक शामिल हैं। कुल 16 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संबंध में 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब किए गए तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए भैया, आपसे कई बार ऐसी घटनाएं पूछ ली जाती हैं कि जब कोई कार्य किया गया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन से थे? तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या वीपी सिंह? तो इसका सही आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। देखो, मैं आपको इनके कार्यकाल बता देता हूँ जो आपको याद बने रहेंगे। इंदिरा गांधी 1966 से लेकर 77 तक बनी, फिर ये 3 बार लगातार है यहाँ, फिर आपको दिखाई देगा कि 1980 से लेकर 84 तक पुनः रहीं, 84 में इनकी हत्या हो गई। इनकी हत्या के बाद राजीव गांधी ने सत्ता संभाली, 1984 से लेकर 1989 तक ये सत्ता में रहे। 1989 के बाद आप देखेंगे कि आपको बीपी सिंह दिख जाएंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह। 1989 से लेकर 1990 तक इन्होंने सत्ता संभाली, 90 में 10 नवंबर तक ये सत्ता में रहे। उसके बाद फिर हम देखेंगे 1991 से लेकर 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव रहे। तो उसके बीच में एक घटना आएगी 1992 में, जिसमें 73वां 74वां संविधान संशोधन होगा, तो आपको ये याद रखना है। कभी आपसे पूछ ले कि एलपीजी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज कहाँ लागू हुई, तो वो भी पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में ही लागू की गई। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ या कब बना था? तो 1944, 45, 46 या 47? तो इसका सही आंसर है 1945। यदि आपको इसके डिटेल में देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो बनाने का प्रयास किया है, तो आप वहां देखकर इसको पूरे डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन से थे? स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने कब दिया? 1977 में इन्होंने भाषण दिया था, वो भी हिंदी भाषा में। अगला है हमारा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 29, 28, 30 या 32? तो इसका सही आंसर है 30। कितने अनुच्छेद हैं इसमें? 30 अनुच्छेद हैं। इसके बारे में यदि चर्चा की जाए तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 को घोषित किया गया। इसलिए आप जानते होंगे कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद कर लीजिए भैया, हर साल एक ना एक दिवस पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम सबसे पहले किस राज्य में हुआ या किस देश में हुआ? आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यूगोस्लाविया, मिस्र, स्विट्जरलैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो अध्यक्षात्मक कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यदि आपसे कोई पूछ ले कि विश्व के अंतर्गत एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर जाएगा? तो आपको याद रखना चाहिए कि वो स्विट्जरलैंड में पाया जाएगा। इसका सही आंसर है अभी अध्यक्षात्मक का, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। अगला प्रश्न, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऐसा कौन सा देश था जहां सबसे पहले लिखित संविधान बना? ये 2 बार पूछा, 2016 में, 2015 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही आंसर है फ्रांस। ब्रिटेन का यदि कोई पूछे संविधान कैसा है, तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ब्रिटेन का संविधान एक कैसा संविधान है? अलिखित संविधान है। अगला प्रश्न, सीआईए किस देश की अधिसूचना है या आसूचना एजेंसी है? इसको इंटेलिजेंस एजेंसीज कहा जाता है। इस सीआईए की स्थापना 1947 में हुई थी और ये अमेरिका की एजेंसी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो ये बहुत आसान सा प्रश्न 2006 में पूछा गया। इसका आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न हमारा, ताश ये कहाँ की एजेंसी है? तो ताश कहाँ की एजेंसी है? तो ये रूस की है। ये प्रश्न इसलिए जल्दबाजी में बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न अब नहीं आते हैं, पहले पूछे जाते थे, लेकिन फिर भी आप इनके रिपीटिशन पर आप इनको गलत ना करें बस, है ना। अगला, आईएसआई का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये 2004 का प्रश्न है। अगला है, डॉन किस देश का समाचार पत्र है? तो चीन, अमेरिका, यूके या पाकिस्तान? तो डॉन पाकिस्तान का समाचार पत्र है। फिर पूछा जाएगा मोसाद क्या है? तो मोसाद एक गुप्तचर संस्था है। गुप्तचर संस्था कहाँ की? इजराइल की। यदि आपको इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है या और अन्य देशों की जानना है तो आप लूसेंट में देख सकते हैं। लूसेंट में विविध करके दिया होगा, उस विविध के पोर्शन में आपको ये सारी संस्थाएं मिल जाएंगी। अगला है, वह अपराध कौन सा है जिसके घटित करने का प्रयास करना दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया सकता है? इसमें 2 पेच लगे हुए हैं। पहला कि प्रयास करना तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यदि वो अपराध कर दिया गया है तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। तो हत्या, चोरी, आत्महत्या, बलात्कार? तो इसका सही आंसर होगा आत्महत्या, क्योंकि आत्महत्या करते हुए असफल हो जाना दंडनीय अपराध है, लेकिन आत्महत्या कर ली तो फिर तो आपकी मृत्यु ही हो गई, तो आपको कोई भी सजा नहीं दी जा सकती। अगला प्रश्न, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट कहा जाता है। या 2 नाम और बता देता हूँ, रिक्सडैग। रिक्सडैग ये फिनलैंड और स्वीडन की संसद को भी कहा जाता है, फिनलैंड और स्वीडन। तो शायद आपसे पूछ ले क्योंकि ये दोनों इस साल चर्चा में रहे हैं।
फिर आपसे कभी पूछ ले कि भूटान की संसद को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है राष्ट्रीय सभा। और ऐसे ही अन्य जानकारियों के लिए आप लोग लूसेंट का विविध का पोर्शन पढ़ सकते हैं, जिससे हर साल 3 से 4 क्वेश्चन और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन तक बनने की संभावना बनी रहती है। चलिए, तो आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है इस पे कमेंट करिए। चैनल की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अपना नोटिफिकेशन का बटन टर्न ऑन कर दीजिए। चलिए, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी युक्त वीडियो के लिए बने रहिए विद्या कसम यूट्यूब चैनल पर। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अब हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब के साथ-साथ टेलीग्राम पर भी उपलब्ध हैं। तो आप चाहें टेलीग्राम पर विद्या कसम सर्च कर हमको जॉइन कर सकते हैं और वहाँ आपको हमारे लेक्चर्स की सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे बने रहिए।